हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं कि जो आउटलुक हमने 2 दिन पहले आपके साथ डिस्कस किया था वो कंटिन्यू रहा या नहीं रहा। तो देखिएगा, हमारा मानना ये था कि जो निफ्टी है वो 24,800 को तोड़ चुका था। जब हम परसों आपके साथ एनालिसिस के लिए आए थे तब की बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और अपना जो व्यू था वो ये था कि 75% के आसपास हमें लग रहा था कि भाई बाज़ार जो है सेल ऑन राइज रहने वाला है। तो हमारा जो मानना था वो यही था कि बाज़ार हर एक राइज के ऊपर सेल होगा, एक्सेप्ट कि 24,850 24,800 को बहुत कॉन्फिडेंस के साथ अगर बाज़ार ऊपर क्लोज कर देता है तो बात अलग है, लेकिन वो बाज़ार नहीं कर पाया। और बाज़ार के अंदर आज आपने फिर एक कमज़ोरी देखी। तो जो बाज़ार के अंदर जो कमज़ोरी है, क्या ये कमज़ोरी और बढ़ेगी या ये कमज़ोरी अब समाप्त हो गई है? किस तरीके से एफआईआईज के डेटा बोल रहे हैं, किस तरीके से जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं या प्रो अकाउंट्स हैं, जो प्रोप्राइटरी अकाउंट्स हैं, उनके ट्रेड्स किस तरीके से बैठे हुए हैं, डीआईज क्या कर रहे हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो क्लाइंट्स अकाउंट है वहाँ पर पोजीशन किस तरीके की है, वो सारी चर्चा इस वीडियो में मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले जो है शुरुआत हम करते हैं कि निफ्टी में आज किस तरीके के मूव देखने के लिए मिले। निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी थी और वीकली एक्सपायरी होने की वजह से ऐसा तो था कि एक वोलेटिलिटी रहेगी, और वो वोलेटिलिटी आज रही भी। और सबसे खास बात, जिस खबर का शायद इंटरनेशनली सभी बाज़ारों में असर था, वो ये था कि यूएस के जो डेट्स हैं वो एक ऐसे लेवल पे पहुंच गए हैं जो कि यूएस की जीडीपी के लगभग बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर जो डेट की मात्रा है वो बढ़ना जो है एक चिंता का कारण था, लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा जो गवर्नमेंट जो यूएस की गवर्नमेंट ने जब अपने बॉन्ड्स इशू किए तो जो 30 ईयर्स के जो बॉन्ड्स थे वो खरीदने के लिए कोई जो है बायर उपलब्ध नहीं हुआ उन यील्ड के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने नीचे के रेट पर बॉन्ड की कीमत घटाकर वो बॉन्ड्स बेचे, जहाँ पर कि यील्ड निकल कर आती है अबव 5%। अगर 5% की यील्ड यूएस के 30 ईयर्स के ट्रेजरी बॉन्ड के अंदर आ रही है तो इसका मतलब ये कि अगर 5% यूएस के इन्वेस्टर्स को वहीं पर बैठ के पैसा मिल रहा है, और दूसरी बात ये कि वो पैसा अगर 5% मिल रहा है तो इंडिया की बॉन्ड मार्केट से भी पैसा निकलना लाजमी है। और क्योंकि अगर आप यहाँ पे 7% भी कमाएंगे या 6.5% भी कमाएंगे, और साथ में दूसरी बात ये है कि आपको एक करेंसी का रिस्क भी रहेगा, तो करेंसी का हेज भी लेना पड़ेगा। तो करेंसी हेज भी अगर आप करेंगे तो आपकी जो इफेक्टिव यील्ड है वो 5% भी नहीं आएगी। तो एक ऐसा रीज़न जो है हमारे लिए थोड़ा सा ख़तरनाक हो रहा है। वो ख़तरनाक इसलिए हो रहा है कि अगर फॉरेन कंट्री से पैसा इंडिया की तरफ मूव नहीं करेगा और 5% की डिविडेंड यूएस जैसे बाज़ारों में ही मिलेगी, तो एक चिंता इस बात की है कि और फर्दर जो बॉन्ड्स मार्केट है उसमें तो पैसा आना मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और दूसरी बात ये कि जो हमारे बैंक्स हैं जो फॉरेन करेंसी के अंदर फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स या फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स को रेज करते हैं, या अपने टीयर 1 या टीयर 2 की कैपिटल को रेज करते हैं, या इंडिया के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो अपनी कंपनीज के अंदर जो विदेशों से सस्ता कर्ज उठाते हैं, वहाँ पर एक रिस्क आ रहा है। तो अल्टीमेटली जब यूएस में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम होती है तो अल्टीमेटली उसका असर बाकी ग्लोबल मार्केट में होता है। तो उसका जो एक इम्पैक्ट है वो आज हमारे बाज़ारों में देखने के लिए मिला। क्या ये समस्या अभी यहीं पर समाधान हो गया है? देखिएगा, समस्या का समाधान ये ओवरनाइट होने वाला नहीं है, बट चीज़ें फंडामेंटली और मैक्रो लेवल्स के ऊपर अगर करेंसी मार्केट की बात करें तो भी अभी उथल पुथल और हो सकती है, डेट मार्केट की भी बात करें तो उथल पुथल और हो सकती है। और सबसे खास बात यह कि जब यूएस के अंदर बॉन्ड यील्ड ज़्यादा रहती है तो इंडिया जैसी इकोनॉमी के अंदर एक चैलेंज आ जाता है कि हम अपने बॉन्ड यील्ड को नीचे नहीं काट सकते, और वो एक चैलेंजेस आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि ये जो खबर है, अगर इसी तरीके से बॉन्ड यील्ड यूएस में बढ़ती रहेंगी तो हमारे लिए भी थोड़ी सी चिंता होती हुई आपको नज़र आएगी, और उसी का असर आज हमारे बाज़ारों में भी देखने के लिए मिला। और सबसे खास बात ये है कि अब जो हमारे बाज़ार जिस तरीके से क्रैक हुए आज, लेकिन सबसे खूबसूरती ये रही कि हमें ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो बाइंग आई और उसने तकरीबन जो है 150 पॉइंट के आसपास जो है निफ्टी के अंदर मूव दिया ऊपरी साइड में, तो कहीं तक जो है निफ्टी की जो कमजोरी थी वो थोड़ी सी छुपती हुई नज़र आई। नहीं तो आपको निफ्टी आज 300 पॉइंट के आसपास की कमजोरी के साथ क्लोज होता हुआ नज़र आता।
अब जहाँ तक बात यहाँ पर निफ्टी की है, तो निफ्टी में ये जो क्रैक पड़ा, अगर हम उसको टेक्निकल पैरामीटर्स पे भी देखें तो क्या ये निफ्टी की कमजोरी दूर हो गई है? तो टेक्निकल पैरामीटर्स पे मैं आपके फिर वही बात कर रहा हूँ कि 24,800 और 24,850 के लेवल्स जैसी बाजार में आएंगे, हमें लगता है कि यहाँ पर एक सेलिंग होगी। अगर 24,850 के ऊपर बाजार क्लोज होते हैं तब तक हमें कोई तेज़ी की उम्मीद नहीं है। हर राइज एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होता हुआ नज़र आएगा और क्लियर व्यू हम रख रहे हैं। और हमें जो पहली सपोर्ट नज़र आ रही है वो 24,400 के आसपास है, और अगर ये ब्रीच होती है तो मैंने कहा था कि इस हफ्ते जो है 24,400 एक अहम लेवल होगी। अभी तो देखिएगा रेंज यही बनती है जो 24,400 और 24,850। अब इस 24,400 के नीचे अगर बाजार क्लोज होते हैं तो आप ये समझिएगा कि बाजार जो है 23,800 तक के रास्ते खुल जाते हैं। हालांकि एक इमीडिएट सपोर्ट जो है 24,100 के आसपास है। तो हमें फिर ऐसा लगता है, क्योंकि अगर मंथली एक्सपायरी के आसपास इस तरीके के लेवल टूटते हैं तो एक बड़ा वोलेटाइल सेशन होता है और फिर बाजार जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्रैक करने की भी संभावना रहती है। तो यहाँ पर अपना व्यू निफ्टी के ऊपर ये बन रहा है कि एक रेंज में ट्रेड एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन जो बायस है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ है। 24,400 टूटने की संभावना काफ़ी प्रबल है, हो सकता है कल ना टूटे, अगले हफ्ते के अंदर आपको शायद 24,400 भी क्रैक होता हुआ नजर आए, क्योंकि आप देखिएगा 24,500 के लेवल तो टूट ही गए थे। आज का जो लो है 24,462 है, और हालांकि इन लेवल्स के आसपास जब टूटने के बाद एक अच्छी बाइंग जो है, क्योंकि जो वीकली ऑप्शंस हैं वो भी सेटल होनी थी, एक अच्छी बाइंग नीचे से देखने के लिए मिली। और अगर हम आज की कैंडल्स को वॉल्यूम के साथ देखें तो वॉल्यूम भी कम नहीं थे, तो वॉल्यूम में भी एक अच्छी सेलिंग वॉल्यूम के साथ हुई है, तो कोई वॉल्यूम भी कम नहीं थे। उसके बाद अगर आज बात करें हम भारतीय एयरटेल जैसे शेयर्स जो है संभाल रहे थे बाजार को। उसके अलावा देखिएगा इंडसइंड बैंक के जो है रिजल्ट आए और तकरीबन 30 रुपये के आसपास की लॉस पर शेयर जो है इन्होंने रिपोर्ट किया, और तकरीबन 4% का बुक वैल्यू के ऊपर डेंट पड़ा। और बाजार की जानकारी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो सब कुछ पहले से डिस्काउंट था। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है, और मैं डिफरेंटली इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि देखिएगा आज बहुत सारे ट्रेड बने हुए थे और बाजार में बड़े प्लेयर्स अब जो है शायद मंदी की पोजीशंस में बैठ गए हैं। तो अब आने वाला समय इंडसइंड बैंक के लिए भी शायद अच्छा ना हो, और अगले क्वार्टर तक जब तक आएगा तो हमें लगता है कि 600 की लाइन के अंदर ये शेयर एक बार आपको आता हुआ नजर आए। डिस्क्लोजर ये है कि देखिए कोई भी हमारी पोजीशंस इंडसइंड बैंक में डायरेक्टली नहीं है, लेकिन हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं तो हमारी पोजीशन तेजी मंदी की दोनों साइड रहती हैं। अब यहाँ पर जो पोजीशंस हैं वो मैंने आपको डिस्क्लोजर भी दे दिया, और सबसे खास बात ये है कि ये जो है इंडसइंड बैंक में ना केवल जो मैनेजमेंट ने कहा था कि उतना लॉस होगा, उससे कहीं ज़्यादा लॉस हुआ है। और सबसे खास बात ये कि अभी भी देखिएगा, मैं कभी IDFC फर्स्ट बैंक में बोलता था ऐसे ही कि भाई वहाँ पे जो लॉस है वो रोल ओवर होते जा रहे हैं, और बहुत बार मैंने IDFC फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के एनालिसिस में बोला कि देखिएगा ये बैंक अभी परफॉर्म नहीं करेगा। वी वैद्यनाथन जी ने 5 साल लगा लिए और वो जो जे टाइप रिकवरी की बात हो रही थी वो नहीं हुई। रीज़न ये है कि जो बैंकिंग का बिजनेस है बड़ा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, आपका पैसा डूबता है तो आप सारा डूबा हुआ पैसा एक ही बार में नहीं दिखाते हैं। आप कोशिश करते हैं कि चलो यार जो NPA बच रही है ना उसको देखते हैं कि अगले क्वार्टर में जा सकती है नहीं जा सकती है। बहुत लोगों का मानना ये है कि इंडसइंड बैंक की जो बैलेंस शीट है वो एक हफ्ते में या सॉरी एक क्वार्टर में क्लियर हो गई। मैं ऐसा नहीं मानता, मुझे लगता है कि बैलेंस शीट अभी क्लियर नहीं हुई है और जो चैलेंजेस हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी अगला क्वार्टर शायद और लगेगा। और सबसे खास बात ये कि मैं इस पूरे एपिसोड को जो इंडसइंड बैंक में हुआ है इसको एक सीरियस कॉरपोरेट गवर्नेंस इशू मान रहा हूँ। डिस्क्लोजर मैंने आपको बता दिया कि कोई पोजीशन नहीं है, बट मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका बहुत कष्ट कमाई का पैसा है, बहुत सारे शेयर्स हैं आपको ट्रेड करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, इस तरीके के शेयर से मैं, हालांकि मैं भी इसको मानता था जब तक ये सारी घटनाएं नहीं आई थी, मैं इसको बॉटम फिशिंग स्टॉक की तरह हमने ट्रेड किया और हमने इससे प्रॉफिट भी कमाए। लेकिन अब हाल फिलहाल में एक परिस्थिति है कि इसको हम कम्प्लीटली अवॉइड की लिस्ट में रख रहे हैं, और हमें लगता है कि अभी भी इंस्टीट्यूशन जो सेलिंग है अभी तक उनकी जो बंदी की पोजीशन अब बनी हुई है कुछ। अब देखिएगा आने वाले समय के अंदर अगले क्वार्टर रिजल्ट तक हमें लगता है कि एक बार 600 की लाइन में जरूर आ जाएगा, 600 से 700 के आसपास। लेकिन अपना खरीदने का इरादा वहाँ पर भी नहीं है, क्योंकि जब इस तरीके के इशू होते हैं तो फंडामेंटली हम निवेश नहीं करते हैं। ट्रेड की पोजीशन हो सकती है हम भी ले लें, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ मैं ट्रेड भी ना लूँगा ऐसे शेयर्स में। तो रिलायंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इन्फोसिस और ITC और बजाज फिनसर्व जो दिग्गज शेयर्स हैं वो आज कमजोरी में थे। लेकिन यहाँ पे आपको एक राहत मिलेगी कि यहाँ पे HDFC बैंक और ICICI बैंक मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है निफ्टी को तोड़ने के में।
तो यही राहत थी और शायद हमें लगता है कि कल बैंक निफ्टी के स्टॉक्स भी क्रैक होते हुए आपको नजर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन जो है एक नेगेटिव नोट के साथ थी और स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो सभी शेयर्स जो है कमजोरी में थे। और अगर हम निफ्टी में भी देखें तो अगर आप 2 और 2 4 2 6 7 शेयर्स को देखें तो उसके अलावा जो भी शेयर्स हैं वो सब के सब शेयर्स आपको ऐसे नज़र आ रहे हैं कि भाई माइनस में है। तो इन शेयर्स को छोड़ दें तो बाकी सभी शेयर्स जो हैं आपको माइनस में ही नज़र आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कि ONGC, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, हिंडाल्को जैसे शेयर्स भी आज कमज़ोर हुए। और इसके साथ साथ अगर हम जो दिग्गज शेयर्स हैं उनमें देखें तो इन्फोसिस में 1.34% की कमजोरी थी, TCS में 1.38 की, रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1.39 की, ITC में 1.59 की। ये जो कमजोरी आज हमें देखने के लिए मिली। बजाज फिंसर्व में 1.78 की। जो हैवी वेट स्टॉक्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो काफ़ी वेट रखते हैं। उसके बाद अगर हम देखें निफ्टी बैंक में मात्र 133 पॉइंट्स की कमजोरी है। एक समय ये भी जो है 54576 पर जो है ट्रेड कर रहे थे और हालांकि निफ्टी बैंक ने ही रिकवरी दी निफ्टी को। अगर आज निफ्टी बैंक की रिकवरी नहीं होती तो शायद निफ्टी आज 300 पॉइंट से ज़्यादा की कमजोरी के साथ काम कर रहा होता। और ट्रेड पैटर्न्स में अगर हम यहाँ पे देखें तो 54,400 की एक्सपोर्ट है यहाँ पर, जो 24,400 निफ्टी में है उसी तरीके से 54,400 जो है निफ्टी बैंक में एक्सपोर्ट है। अगर ये लेवल टूटते हैं तो जो रास्ते हैं वो ना केवल 54,000 के लिए खुलते हैं बल्कि जो अगले रास्ते हैं वो 53,600 तक खुलते हैं। तो 53,600 जो है ये जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो टसल हुई थी उस समय का लो भी है। उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो नवंबर दिसंबर के आसपास भी बाजारों ने इन्हीं लेवल्स पर सपोर्ट लिया था। तो ये बहुत ही मेजर सपोर्ट है मेरे लिए 53,600। और यहाँ तक बाजार जाने की इस महीने भी गुंजाइश है, यानी कि इस मंथली एक्सपायरी तक यहाँ पे जा सकते हैं। लेकिन अभी हाल फिलहाल में 54,400 और 55,200 300 एक ऐसा एरिया है जहाँ पर कि एक सेलिंग एरिया है, जहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं वो सेलर्स बड़े एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं। तो बाजार अभी भी निफ्टी बैंक में हालांकि स्ट्रेंथ दिख रही है, लेकिन हमें लगता है कि जैसे 54,400 टूटेगा तो निफ्टी की भी जो है निफ्टी बैंक की भी जो स्ट्रेंथ है वो आपको समाप्त होती हुई नजर आएगी। जहाँ तक बात करें कि HDFC बैंक ने आज जो कमजोरी हुई वो नीचे से रिकवर जरूर किया, चाहे ICICI बैंक की बात करें चाहे HDFC बैंक ने, तो थोड़ा सा बाजार को संभालने में पूरी हेल्प जो हम कहें तो इन दोनों बैंकों ने की। और जो पूरा इंडेक्स का जो रूप आज आप देख रहे हैं जो 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर आया, तो इन दो बैंकों ने काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। उसके अलावा देखिएगा FIs के डेटा 5,045 करोड़ की सेलिंग हुई है और वहीं पर DIs ने 3,715 करोड़ की सेलिंग की है। आप देखिएगा FIs के पूरी डेटा को अगर आप देखें तो FIs ने आज क्या किया है कि स्टॉक फ्यूचर्स को सेल किया है, स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग की है, इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग की है, और जो कॉल और पुट है दोनों साइड में उन्होंने अनबाइंडिंग की है। लेकिन जो पुट की पोजीशन है, खरीदी हुई पुट की पोजीशन है, वो भी अभी भी 2 लाख से ऊपर के कॉन्ट्रैक्ट में बनी हुई है। तो अल्टीमेटली FIs एक भयंकर रूप से प्रॉफिट बुकिंग में या मंदी के मूड में है। वहीं पर प्रोप्राइटरी अकाउंट्स के जो ट्रेड्स हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल हैं, उन्होंने थोड़ी सी तेज़ी ही की है, बट वो तेज़ी भी ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। जहाँ तक रिटेल की बात करें तो जो रिटेल या जो क्लाइंट वाले ट्रेडर्स हैं उन्होंने भयंकर तेज़ी कर रखी है। फ्यूचर भी तेज किए, इंडेक्स में स्टॉक के फ्यूचर्स भी तेज किए। आज दब के जो है उन्होंने कॉल में भी प्रॉफिट बुक किया, यानी कि जो कॉल राइट कर रखी थी उनमें भी प्रॉफिट बुक किया, पुट में भी प्रॉफिट बुक किया। तो नटशेल ये है कि अब आमने सामने FIs और रिटेल जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी लड़ाई है, और DIs भी अब कहीं ना कहीं FIs के साथ देता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि DIs की पोजीशंस भी जैसे आज उन्होंने कैश में जो बाइंग की है उसके सामने अगर उनकी सेलिंग फ्यूचर्स मार्केट में देखेंगे तो कहीं ज़्यादा खतरनाक है। तो FIs एग्रेसिवली मंदी में है, DIs मॉडरेटली मंदी में है, प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स स्लाइटली तेज़ी में है, और क्लाइंट्स जो है वो भयंकर तेज़ी में है। तो अब ऐसी परिस्थिति में जनरली अभी तो देखिएगा इस महीने क्लाइंट ही सबसे ज़्यादा ठीक हुआ है, बट अब हमें लग रहा है कि क्लाइंट की पोजीशन शायद उनके जो ट्रेड्स हैं वो थोड़े से एडवर्स होते हुए नजर आएंगे। और FIs और DIs जब दोनों की एक एग्रेसिवली FIs की मंदी बन रही है और DIs की, तो ट्रेड्स इस तरीके से एंटिसिपेट कर रहे हैं कि अब बाजार में हर राइज के ऊपर एक सेल तो आएगा ही आएगा, लेकिन सेलिंग शार्प भी होगी। और क्योंकि मंथली एक्सपायरी के आसपास है
वोलेटिलिटी भी होगी, क्योंकि रिटेल की भी या क्लाइंट्स के जो ट्रेड्स हैं, क्योंकि क्लाइंट में खाली रिटेल नहीं है, कॉर्पोरेट्स भी हैं और जो बाकी HUFs हैं वो भी सब जो है क्लाइंट कैटेगरी में। तो निचले लेवल्स में भी एक अच्छी जो है बाउंस देखने के लिए मिलेगा, बाजार वोलेटाइल रहेंगे। बट नट शेल जो है हमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से बड़े ट्रेडर्स की पोजीशन बनी हुई है, अब आगे चल के कुछ दिनों के लिए, 1 या 2 दिनों के लिए जो रुख है वो मंदी की तरफ ज़्यादा बनता हुआ नजर आ रहा है। और देखिए जैसे मैंने कहा आपको, इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 3000 करोड़ की सेलिंग की और स्टॉक फ्यूचर्स में भी 346। तो नटशेल यही है कि FIIs भयंकर मंदी में है, DIs मॉडरेटली मंदी में है। अगर हम कैश में तेज़ी देखें और ऑप्शंस में उनकी या स्टॉक फ्यूचर्स में उनकी मंदी है, बट वो स्लाइटली ज़्यादा नहीं है। प्रो के अकाउंट हल्के से तेज़ी के हैं और क्लाइंट भयंकर तेज़ी में। तो कह सकते हैं आमने सामने FIIs और क्लाइंट है, तो क्लाइंट भयंकर तेज़ी में और FIIs भयंकर मंदी में। तो अब देखते हैं किसका पलड़ा भारी होता है, या लोग ही अपना रुख भी बदल लेते हैं। ध्यान रखिएगा कल के जो डेटा थे वो ऐसे थे कि FIIs और प्रो अकाउंट तेज़ी में थे और क्लाइंट जो है मंदी में था। तो आज देखिएगा क्लाइंट जीत गया एक तरीके से, और प्रोप्राइटरी अकाउंट्स को तो आज जो है भयंकर लॉस लेना पड़ा है, क्योंकि जो पोजीशन थी वो कोल खरीद के गए थे बहुत भयंकर, लेकिन वो कोल के जो प्रीमियम है वो सुबह उठते ही से टूट गए और फिर बाजार गिरा, तो कोल में शायद जो है लॉस की पोजीशन बुक होती हुई नजर आई। और निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो मॉडरेटली हम ये कह सकते हैं कि बाजार जो है दोनों साइड के लिए जो है पुट कॉल रेशो बयां कर रही है। ना मैं इसको ओवरसोल्ड मान रहा हूँ, ना मैं इसको ओवरबॉट मान रहा हूँ। डाउ जोन्स के अंदर आज स्लाइटली जो है हायर साइड पे है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। ब्रेंट क्रूड के अंदर जो है $64 के नीचे ट्रेड कर रहा है। और इसके अंदर अगर हम अगली बात आपके साथ करें तो यहाँ पर जो चर्चा है ऑप्शन ट्रेड में, तो ऑप्शन ट्रेड में भी जो है कॉल राइटर एग्रेसिवली 24,500 24,600 पे बैठ गए हैं। तो यहाँ पर भी जो है मंदी के संकेत जो है बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि तेज़ी नहीं होएगी। अब तेज़ी होएगी तो वो सेलिंग कर लेगी। तो अल्टीमेटली जो नट शेल है, ये जो मैंने आपके साथ जब तक बाजार का रुख तेज़ी का चल रहा था तो मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर नहीं की और मैंने कहा भी था कि वीकली एनालिसिस में कि अभी तेज़ी का रुख है, जब बदलेगा रुख तो मैं आपके साथ चर्चा करूँगा। तो अभी हमें ऐसा लग रहा है कि जो बाजार का रुख है वो मंदी की तरफ है। अब ये देखते हैं कितने दिन चलता है, 1 दिन चलता है, 2 दिन चलता है, और कब ये पलटी मारता है, कब दोबारा से तेज़ी की तरफ आता है, उसकी भी चर्चा आपके साथ करने की चेष्टा करेंगे। बट अभी जो हमें बाजार का रुख लग रहा है वो आपके साथ डिस्कस किया है। और कुल मिलाकर देखिएगा हमारे FNO में ट्रेड्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपको हमारा डिसीजन या हमारा जो एनालिसिस है बायस लगे। तो कुछ भी अगर आप निवेश करें, ट्रेड करें, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और इस वीडियो को केवल और केवल एजुकेशनल पर्पसेस के लिए समझें। आज की इस वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके जो भी सुझाव हैं आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।